हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? याद रखिएगा 1892। 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। 32 है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? 1835, 1867, 1878 और 1908 में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। और कब? 1908 में। जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। 33 है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में। याद रखिएगा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। 34 है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक जो एक्ट चला था वो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी सी ऑप्शन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। 35 है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा, यानी बी ऑप्शन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मिंटो मार्ले सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। 36 है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 37 है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस नाम से? 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 38 है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। 39 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, बताइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, इसके बारे में एक दो पॉइंट है।
तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू, याद रखिएगा उस समय जो सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनकी रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। 40 नंबर है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा लॉर्ड जॉर्ज, यानी ए ऑप्शन। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। 41 है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी डायरकी जो है किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1919। याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में वर्ष 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। 42 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, यानी 2 वर्गों में विभाजन, डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। और 43 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? संवैधानिक सुधार से। 44 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, यानी बी ऑप्शन। 45 है, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कब आया था? 1919 में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 46 है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब है यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन। 47 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। कारण आर, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब है क्या? ए गलत है, यानी जो कथन है वो गलत है। जो आर है यानी जो कारण है बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, पेटेंट और कॉपीराइट, मुद्रा, संचार, वाणिज्य और पोत परिवहन, नमक और कपास पर उत्पादन शुल्क, आयकर, लोक ऋण आदि। इन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति थी वो केंद्रीय विधानमंडल में निहित थी। राज्य सूची में 50 विषय शामिल थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य और सफाई,
चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, कानून और व्यवस्था आदि। इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति राज्यों के पास थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषय को, राज्य के महत्व को घोषित कर राज्य विधान परिषदों को उस पर कानून निर्माण का अधिकार सौंप दे, या राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दे दे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में शक्तियों का यह विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक रूप है। इस तरह ए असत्य है और आर सत्य है। 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, देखिए, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था। तो द्विशासन का जो अर्थ है, क्या प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन था, यह सत्य है। कारण आर, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। इसका सही जवाब होगा ए और आर, यानी दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1919 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली जो है प्रारंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात कही गई थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 49 है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को जो है कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अशस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। 50 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में जो सम्मिलित थे, आपको बताना है। 4 तत्व दिए गए। पहला है एक संघ का प्रावधान, दूसरा है प्रांतों को स्वायत्त देना, तीसरा है प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, चौथा है केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना, यानी पहला और दूसरा। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। 1935 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी, इनको मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता जो है प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। 51 में पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनर्वलोकन किया जाए, रिव्यू किया जाए। 1927 से ही यह प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी गई थी और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो दिया गया है, पहला जो विशेषताएं इसमें दिया गया ऑप्शन में, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरा, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति और स्वयं के द्वारा विधि बनाना। तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति।
तो बताइए 1935 के भारत सरकार अधिनियम की जो विशेषताएं थी, जो दिया गया है तीन कथनों में, इन तीनों में से कौन कौन सा सत्य है? तो देखिए इन तीनों में से जो सत्य है वो है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, तीसरा कथन जो है सत्य नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियों, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। 53 है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। बताइए क्या समाप्त की? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 54 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तीसरा केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों जो मतलब कि इसमें कह सकते हैं तीनों स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये तीनों कथन समाहित थे। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध जो है इस प्रकार है। संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, रटा मार जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1935 का अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल थी ये ज्यादा ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की जो है स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। प्रश्न का तीनों कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित होने से जो है सही उत्तर विकल्प डी हो जाता है। 55 नंबर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 56 है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। ए ऑप्शन बिल्कुल जो है वैशिष्ट युक्त नहीं है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 57 है 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की जो असली मंशा थी वो क्या थी, आप बताइए। देखिए असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को क्या करना, व्यर्थ करने के लिए राजाओं का जो है इस्तेमाल करना। ठीक है, तो देख लेते हैं जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, राष्ट्रवादी नेताओं के, यानी 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की जो असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित संघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। देशी रियासतें भारत की लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि 1935 के अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40% यानी 260 में से 104 सीटें, निचले सदन में 33% यानी 375 में से 125 सीटें प्रदान की गई थी।
जिन्हें इन रियासतों के राजाओं के द्वारा नामित किया जाना था। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस पर अंकुश लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था तथा राजाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय नेताओं, साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों की काट के रूप में करना चाहता था। 58 है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कही थी। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1947 से 1964 तक भारत के ये प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता और गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। 59 है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? याद रखिएगा 1935 का अधिनियम, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी ऑप्शन। संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। 61 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936, बी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 62 है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी ए और सी। ए यानी 1926 और सी 1945, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 में हुआ था। 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। 1935 के अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। 63 है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था, यह बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 64 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? इसका सही जवाब है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में, बी ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था।
आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है। 65 है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को, बी ऑप्शन। भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। 66 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है या क्या होगा? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। 67 है, यह किसने कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह किसने कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, डी ऑप्शन। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति नियुक्त की गई। प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है। मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। 68 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं और सही ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप मिलान खुद कर लीजिएगा और बताइएगा कि मिलान जो है किसके साथ कौन सा किसके साथ हो रहा है। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1909 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई थी, परंतु वस्तुतः सारी कार्यकारी शक्तियां जो है गवर्नर के पास थी। उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियां मिली थी। 69 है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, डी ऑप्शन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आधुनिक इतिहास विविध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और जो लोग लगातार कंटिन्यू कमेंट करते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स पर जाइए। वहां पे जो है इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। ठीक है, थैंक यू। और एक बात और, हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम लोग चैनल जो टेलीग्राम चैनल है या टेलीग्राम जो क्विज ग्रुप है, क्विज ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो
जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है वहां पे इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्विज के फॉर्मेट में। तो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए और इन सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू, मिलते हैं।